जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है कुढ़न। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। कैसी हो स्वाति बेटी? मैं ठीक हूँ माँ। आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मेरी डिलीवरी से बच्चे के अन्नप्राशन तक सारे काम आपको संभालने हैं। सब संभाल लूंगी। तू बस अच्छा खाना खा। इस समय भारी खाना सही नहीं। चलो अब फोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। कविता ने बहू से कहा और फोन रख दिया। आंखें मूंदकर सिर सोफे पर टिकाया तो स्मृति पटल पर सीमा दीदी एक बार फिर छा गईं। बड़ा मन करता है कविता, कुछ दिन तुम लोगों के पास आकर रहूं। दीदी जब तब कहती तो वह बोलती। इंदौर से भोपाल है ही कितनी दूर। जब भी राजीव और स्वाति यहाँ आए, उनकी कार में बैठकर चली आओ। एक ही शहर में रहने का इतना फायदा तो भतीजे से उठाओ। होली के बाद राजीव और स्वाति के भोपाल आने का प्रोग्राम बना है। यह दीदी को पता चला तो वे भी साथ चलने को तैयार हो गई। राजीव और स्वाति अपने साथ सीमा दीदी को भोपाल ले आए। आकर सब बहुत खुश थे, पर 4-5 दिनों में सबको कोरोना को लेकर तनाव होने लगा। अनिश्चितता के माहौल में वे सब वापस जाने का फैसला लेते उससे पहले ही लॉकडाउन की घोषणा हो गई। जो जहां था वहीं थम गया। अपनों के बीच हैं, यह सोचकर सब संतुष्ट थे। स्वाति राजीव का ऑफिस वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में जब बाहरी मदद बंद हो तब काम बढ़ जाना स्वाभाविक था। सीमा दीदी मना करने के बावजूद साधिकार घरेलू कामों में सहायता करवाती। स्वाति को घर के काम करने की आदत नहीं है और कहीं दीदी बुआ सास होने के नाते उससे कोई अपेक्षा न रखे। इस कारणवश उसने उनके वर्क फ्रॉम होम को सुरक्षा कवच बनाकर उन्हें घर के कामों से बचा लिया। स्वाति कभी किचन में आती भी तो तुम अपना ऑफिस संभालो, ये सब हम कर लेंगे। कुछ खाने का मन हो तो बता देना, या छुट्टी के दिन पिक्चर देख लो, आराम कर लो, कहकर वह दीदी के सामने ममतामयी सास का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्वाति को किचन से दूर रखती। वैसे भी कुछ दिनों के लिए आई बहू को घर का काम सिखाने की माथापच्ची में उसे कोई तुक नहीं नजर आता। बेवजह की रोक टोक, काम सिखाने का फिजूल प्रयास उसे ससुराल से विमुख न कर दे, यह सोचकर वह बेटे बहू को छुट्टियों सा माहौल देकर भरपूर स्पेस देती। पर दीदी बेचैन हो कहती, कब तक बहू की मेहमानी करोगी? उसे भी कुछ काम बताया करो। ऐसा नहीं था कि स्वाति हाथ बटाने की कोशिश नहीं करती, पर वह स्वयं ही उसके अनभ्यस धीमे चलते हाथों को देख उब जाती और स्वयं काम ओढ़ लेती। वह जानती थी कि लैपटॉप पर थिरकती उंगलियां घरेलू काम करने में निरी अनाड़ी है। स्वाति और राजीव अपने कलीग्स के लॉकडाउन की संघर्ष बयानी करते और अपने भाग पर अघाते नहीं थकते। माँ, हम इंदौर में होते तो हमारा क्या होता? अच्छा हुआ जो यहाँ आपके पास आ गए। उन दोनों के मुंह से कुछ ऐसा सा सुनकर उसका मन मयूर नाच उठता। सच तो यह था कि काम बढ़ जाने के बावजूद बेटे बहू के साथ रहने का संतोष अंतर मन को भिगो देता। राजीव की शादी के बाद यह पहला मौका था जब दोनों उनके साथ इतने दिनों तक रहे थे। ऐसे में वह किसी ऐसे कारण को जन्म देना नहीं चाहती थी जिससे बच्चों में अपने घर जाने की लालसा जगे। कुछ दिन तो सीमा दीदी मजे से रहीं, फिर उनको भी अपने बेटे बहू और पोते से मिलने की चाहत शुरू हो गई। यह लॉकडाउन कब खुलेगा, वे बेचैन भरे स्वर में कहने लगी थी। उधर कोरोना को लेकर स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। तीसरे लॉकडाउन के आते आते जब थोड़ी ढील मिली तब एक दिन राजीव बोला, माँ, बुआ कई बार पूछ चुकी हैं कि कब चलेंगे। मेरे ख्याल से हमें अब जाने के बारे में सोचना चाहिए। यह सुनकर ना चाहते हुए कविता के मुंह से निकला, उन्हें लाकर तो मुसीबत मोल ले ली। ना खुद चैन से रहेंगी ना रहने देंगी। पहले यहाँ आने को बेचैन थी, अब यहाँ रहने का मौका मिला है तो जाने को छटपटा रही हैं। अरे इतने दिनों का सोचकर थोड़े आई होंगी, क्या जानती थी कि लॉकडाउन हो जाएगा।
हमारा तो चलो ये अपना घर है, पर बुआ अपनी फैमिली तो मिस करती होंगी। अब जो भी हो, तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम है, फिर ऐसे माहौल में वहां जाने का क्या तुक? खुद भी परेशान रहोगे, हमें भी परेशानी और चिंता में डालोगे। अच्छा ये बता, स्वाति को यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी तो ऐसी है यहाँ, तो फिर ठीक है। जब तक तुम दोनों का ऑफिस का काम घर से चल रहा है, यहीं रहो। रही बात दीदी की, तो उन्हें इंदौर भिजवाने का कोई इंतजाम कर लेंगे। अच्छा नहीं लगेगा मम्मी, हमारे साथ आई हैं तो साथ ही जाएंगी। राजीव को दीदी के पक्ष में खड़ा देख कविता झुंझलाई। वहां स्वाति बिना मेड के संभाल पाएगी घर। हम दोनों मिलकर मैनेज करेंगे। जरूरत क्या है मैनेज करने की? यहाँ बना बनाया खाना मिल रहा है, उसकी थोड़ी कदर कर लो। उसकी आदेशात्मक झिड़की सुनकर राजीव चुप हो गया। कविता को दीदी की बेचैनी अब खटकने लगी थी। उसे लगने लगा था उसके और बच्चों के बीच दीदी आ रही हैं। तीसरा लॉकडाउन के खत्म होते होते एक बार फिर दीदी ने चलने की इच्छा जताई तो राजीव बोला, ठीक है, मैं आज पास के लिए आवेदन करता हूँ। यह सुनकर उसका मन दोनों की सुरक्षा को लेकर भय से निचुड़ सा गया। मन के भाव दीदी ने भांप लिए तो कहने लगी, चिंता क्यों करती है? कोई छोटे बच्चे थोड़े हैं। यहाँ ना आते तो क्या होता? ना आते तो अलग बात थी, ऑफिस के साथ घर का काम, और घर का काम आसान कहाँ रह गया है। साफ सफाई में जरा सी चूक हुई तो मुआ करो ना। वह अंदर तक सिहर गई। उस समय सीमा दीदी ने बच्चों को इतना कमजोर ना बनाने की नसीहतें दे डाली। राजीव भी हंसता हुआ बोला, 2 महीने से आपको सावधानियां बरतते देख रहे हैं, चिंता मत करो, हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ माँ, मैं पूरा प्रिकॉशन रखूंगी। स्वाति भी पीछे नहीं रही। और खाना कैसे बनाएगी? उसने पूछा तो सीमा दीदी फिर बीच में कूद पड़ी, अरे बना लेंगे कच्चा पक्का। जब वे जाने को कह रहे हैं तो जाने दे, वहाँ अपने घर में फ्री फील करेंगे। तो यहाँ कौन सा बंधन है दीदी? किसी चीज़ की चिंता नहीं है यहाँ। वहाँ तो सारा इंतजाम देखना होगा। देर से सबकी सुन रहे सुभाष जी बोल पड़े, कविता दीदी ठीक तो कह रही हैं, तुम व्यर्थ चिंता करती हो। तुम्हारी दीदी बच्चों की आड़ में खुद का हित साथ रही हैं। वह कहना चाहती थी पर चुप रही। चिंता से कुछ हल नहीं निकलेगा। और रही काम की बात, तो जो नहीं आता वह सीख लेंगे। दीदी तसल्ली पर तसल्ली दिए जा रही थी, पर उनकी तसल्ली में छिपी स्वार्थपरता उसके अलावा किसी को नजर नहीं आई। वह बच्चों की सुरक्षा को लेकर वाकई चिंतित थी। दीदी ना होती तो वह जिद करके बहू बेटे को कैसे भी रोक लेती। राजीव ने सारी औपचारिकताओं के साथ ऑनलाइन आवेदन करके पास बनवा लिया। जिस दिन उन्हें निकलना था उस दिन उनकी गाड़ी में खाना, राशन, सैनिटाइजर समेत ढेर सारा सामान रखवा दिया। अच्छे से रहना, सब ठीक होगा। बेटे बहू की चिंता में खुद को हल्का न करना। सीमा दीदी चलते समय बोली। वह बाहर से तो मुस्कुरा दी, पर अंतर्मन में दीदी के प्रति कुढ़न भर गया। इंदौर पहुंचकर राजीव और स्वाति के लिए बिना मदद के घर गृहस्थी संभालना और वाकई टेढ़ी खीर साबित हुआ। वह भी उन्हें लेकर बहुत परेशान रही। फिर हफ्ते भर बाद राजीव ने बताया कि एक मेड मैनेज कर ली है। वह उनकी कॉलोनी में ही किसी बाल बच्चेदार महिला के साथ रहती है। स्पेशल रिक्वेस्ट पर उनका काम कर जाती है। सुनकर उसे चैन आया। करीब 5 महीने बाद उसे स्वाति की प्रेगनेंसी की गुड न्यूज मिली। सुभाष भी इस बीच रिटायर हो गए। सो राजीव ने स्वाति की प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आकर लंबे समय तक रुकने का आग्रह किया। इस बीच फोन पर ही हिदायतों और कुशलक्षेम का आदान प्रदान होता रहा। अब 2 दिन बाद वह बेटे बहू से मिलेगी। घर में नन्हा मेहमान आएगा। यह सोचकर वह मुस्कुरा पड़ी। अरे यूं आंखें मूंद काहे मुस्कुरा रही हो? कुछ मुझे भी बताओ। सुभाष ने उसे टोका तो वह बोली, पोता पोती वाले हो गए हैं, यही सलोना सपना देख रही थी। तुम्हारा सपना
अब 2-2.5 महीने में फलीभूत होने वाला है। मार्केट से कुछ मंगवाना है तो बताओ। यह सुनकर एक लंबी लिस्ट उसने सुभाष को पकड़ा दी। 2 दिन तैयारी में कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। भोपाल से इंदौर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। राजीव और स्वाति उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रात का खाना सबने साथ खाया। डिनर में सुभाष की पसंद की खीर और कविता की मनपसंद पूरन पोली बनाई गई थी। तुम्हारी मेड बहुत अच्छा खाना बनाती है, कविता ने कहा। तो राजीव और स्वाति एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। दूसरे दिन रविवार था, छुट्टी के दिन। सुबह सुबह उठकर बच्चों को डिस्टर्ब क्यों करूं, यह सोचकर वह देर तक लेटी रही। अंदर से खटपट की धीमी धीमी आवाजें आने लगी थी। सुबह से 2-3 बार कॉल बेल भी बज चुकी, पर वह उठी नहीं। आंखें मूंदे वह देर तक सोती जागती रही कि तभी सुभाष ने उसे हिलाया। अरे देखो कविता, ये राजीव पोछा क्यों लगा रहा है। यह सुनकर उसकी नींद उड़ गई। फुर्ती से उठकर बेड पर से दरवाजा खोला तो सामने हॉल में खड़ा राजीव पोछे का पानी बकेट में निचोड़ता दिखा। ये क्या कर रहा है तू? मेड कहाँ है तुम्हारी? गांव गई है माँ। स्वाति की कंडीशन नहीं है ना पोछा लगाने की, इसलिए मजबूरी है, राजीव ने हंसकर कहा। तो स्वाति ने भी सफाई दी। माँ, वह आज शाम तक आ जाएगी। दरअसल उसके भांजे की शादी थी, इसलिए वह अपने गांव गई थी। तो बेटा किसी और को रख लेती। कविता के कहने पर स्वाति बोली। माँ बड़े नखरे हैं यहाँ इनके, कहती है परमानेंट रखो तो आएंगी, और मेरी मेड तो इतनी अच्छी है कि उसे निकालने की बात सोच ही नहीं सकती। इसीलिए 1 हफ्ता हम दोनों ने मैनेज कर लिया। अरे, और कॉल बेल की आवाज़ सुनकर मैं तो समझी कि मेड आई होगी। कविता के धीमे से कहने पर राजीव हंसते हुए बोला, पेपर वाला दूध वाला था। और हाँ, मैं इतना धीरे धीरे बिना आवाज़ के काम कर रहा था, फिर भी आपने देख लिया। मैंने नहीं, तेरे पापा ने देखा, और उन्हें तो इतना धक्का लगा कि मुझे जोर से हिलाकर बोले कि देखो तुम्हारा बेटा पोछा मार रहा है। नाटकीय अंदाज में राजीव की फिरकी लेती कविता इस बार जोर से हंस पड़ी। तो सुभाष अचकचाकर सफाई देते हुए बोले, अरे इतना भी बढ़ा चढ़ाकर मत कहो। वो तो मैंने इसे कभी काम करते देखा नहीं, तो थोड़ा चक्कर में पड़ गया। पापा, लॉकडाउन ने हमें सब कुछ सिखा दिया, सही मायने में हमें आत्मनिर्भर बना दिया। हाँ मम्मी, पर लॉकडाउन में पोछा मैंने लगाया है, राजीव तो झाड़ू लगाते थे, स्वाति बोली। तो राजीव भी पीछे नहीं रहा। झाड़ू लगाने में इसे गर्मी लगती थी और पोछे में इसका वर्कआउट हो जाता था। अच्छा माँ, आज मैं पालक के पकोड़े और ढोकले बना रही हूँ, स्वाति ने चाय का कप कविता को पकड़ाते हुए कहा। तो वह हैरानी से बोली, कौन तुम बनाओगी? लो, कल तो खीर और पूरन पोली इतने स्वाद से खाई, राजीव ने मुस्कुराकर कहा। तो कविता का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वैसे मेरी मेड बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर कल रात का खाना मैंने बनाया था, कविता के गले में गलबहियां डालते हुए स्वाति ने कहा। तो कविता भावुक हो बोली, कब सीखा खाना बनाना? लॉकडाउन के दौरान। पर लॉकडाउन में तो मेड आती थी ना। कहाँ माँ, वो तो आपसे झूठ बोला था। हम लोग यहाँ आ तो गए, पर 2 दिन में ही घर का काम करने में हालत खराब हो गया। आपका फोन आता और हम अपना दुखड़ा रोते, तो आप हमसे भी ज़्यादा दुखी परेशान हो जाती, इसलिए झूठ कह दिया कि मेड आने लगी, जबकि सच यही था कि रो धोकर सारा काम खुद ही करना पड़ा। उन दिनों फ्रेंड्स इंस्टाग्राम में खाने की नई नई डिशेस डाल रहे थे, तो हमने भी यूट्यूब देखकर ट्राई किया। पहले तो खूब खराब बनाया, कभी जला तो कभी कच्चा खाया, फिर ठीक ठाक बनने लगा। घर के काम भी हमने आपस बांट लिए। धीरे धीरे लगा सब इतना भी मुश्किल नहीं है। स्वाति बता ही रही थी कि सहसा सुभाष उसके हाथों में 5,000 रुपये थमाते हुए बोले, ये रखो बहू, तुम्हारे हाथ की बनाई रात की खीर का सगुन। हाँ हाँ ले लो, शादी के बाद की पहली रसोई में तो तुमने बस कलछी घुमाई थी। राजीव के मजाक पर स्वाति हंसते हुए बोली, आजकल तो मेरी बड़ी कमाई हो रही है। परसों सीमा बुआ मेरे हाथ का खाना खाकर
मुझे 2,000 रुपये दे गई हैं। दीदी का जिक्र आते ही कविता का अंतर्मन भींग सा गया। लगा वे बोल रही हैं, तेरी बहू तो बड़ी कामकाजी हो गई है। यही बताने के लिए फ़ोन किया, पर तूने तो उठाया ही नहीं। हम लोग पहुंच गए हैं, जरा दीदी को बता तो दें। कहते हुए कविता ने मोबाइल हाथ में लिया कि तभी राजीव बोला, वैसे शगुन तो मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी कामकाजी हो गया हूँ। यह सुन कविता स्नेह से उसको निहारती हुई बोली, सीमा दीदी से जरा बात कर लूँ, तब तक तू सोच ले तुझे शगुन में क्या चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।